एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार की पहचान उनके ईमानदार व्यापार से थी। इस परिवार के मुखिया थे पंडित हरिशंकर शर्मा, जिनकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उनके दो बेटे थे, राम बड़ा शांत और जिम्मेदार, और देव छोटा तेज दिमाग और मेहनती। राम, देव, याद रखना, व्यापार पैसा कमाने से बड़ा होता है। अगर ईमानदारी चली जाए तो सब कुछ चला जाता है। पिताजी, आपकी सीख कभी नहीं भूलेंगे। आपकी बनाई इस पहचान को और आगे ले लेकिन जाएंगे। समय को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बीमारी के कारण पिता का देहांत हो जाता है। अब सामने खड़े थे उनके ही रिश्तेदार, चाचा महेश और चाची सुमित्रा, जिनकी नजर पिता की पूरी संपत्ति पर थी। सुमित्रा, तुमने कहा था ना कि पिताजी ने हमारे साथ भेदभाव। सुमित्रा ने कहा, अब इन सब बातों का क्या मतलब? आपके पिताजी को जो करना था उन्होंने वो कर दिया और आपके भाई भी चले गए। अरे मतलब है, अभी तक भैया ने जमीन की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। और हमारे कस्बे का पटवारी मेरा मित्र है, भाग्यवान। अगले दिन उनके चाचा ने अपने मित्रता का प्रयोग करके उनके पिता की सारी जमीन और दुकान का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवा लेता है। अगले दिन उनका चाचा कुछ सरकारी अधिकारी के साथ आता है और उनको जमीन के सारे कागज दिखाता है। फिर देव बोलता है, चाचा, चाची, हमारे माता और पिताजी के जाने के बाद हम आपको अपने माता पिता समझते थे, पर आपने तो हमें ही धोखा दे दिया। अगर दादाजी की यही इच्छा थी तो हम इस घर से चले जाएंगे। पर भैया, माना दादाजी ने पिताजी को गोद लिया था, किंतु वो पिताजी को चाचा जी जितना प्यार करते थे, और वो अपने जायदाद केवल एक बेटे को क्यों देंगे? बस देव, अब बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। उनका चाचा उसी दिन बेरहमी से उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल देता है। जिस घर में उन्होंने बचपन बिताया था, उसी घर की दहलीज पर वे आज पराये बनकर खड़े थे। घर से निकाले जाने के बाद दोनों भाई अपने लिए किसी ठिकाने की तलाश में जगह जगह भटकते रहे, लेकिन हर दरवाजा उनके लिए बंद मिला। कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं। शाम ढलते ढलते थककर वे दोनों एक नदी के किनारे आकर रुक गए। ठंडी हवा बह रही थी और नदी का बहता पानी जैसे उनकी टूटी हुई जिंदगी की कहानी सुना रहा था। उसी किनारे भूखे और टूटे हुए मन से दोनों भाइयों ने रात गुजारी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें नदी के पानी पर पड़ रही थीं, तभी उनके पिता का एक पुराना मित्र वहां पहुंचा। दोनों भाइयों की हालत देखकर वह ठिठक गया। दर्द भरी आवाज में उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो? देव ने भीगी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और भारी आवाज में बोला, चाचा ने हमें उसी दिन घर से निकाल दिया। काका, कहा कि अब इस घर पर हमारा कोई हक नहीं। हम पूरी रात जगह जगह भटकते रहे, लेकिन कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं मिली। आखिर में यही नदी का किनारा बचा था। अब समझ नहीं आ रहा आगे कहां जाए। बस इतना जानते हैं कि पिताजी होते तो आज हम यूं सड़कों पर नहीं होते। पिता का मित्र एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था। पुराने समय में जब दोनों भाई एक साथ रहते थे, तब उनके बीच की मित्रता के किस्से अक्सर सुनाए जाते थे। दोनों के बीच गहरे संबंध थे, लेकिन समय और हालात ने उन्हें अलग कर दिया। पिता का मित्र एक सच्चा साथी था, जो किसी भी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहता। लेकिन अब उसकी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं था जो कभी था। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था और उसकी आंखों से हर दिन कोई सपना छीन लिया गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका बेटा, जो इंडो चाइना युद्ध में भाग लिया था, शहीद हो चुका था। उसकी दुनिया अब वीरान हो चुकी थी। कोई भी उसका अपना नहीं था। अब वह अकेला था, एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार की खुशी के लिए हर पल जीता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में केवल सूनापन रह गया था। और इस सूनापन को देखकर उसने तय किया कि वह इन दोनों भाइयों का सहारा बनेगा, जिन्हें अब अकेलापन खा रहा था। वह कहता है, तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत दुखद है, लेकिन याद रखो, जिंदगी में कभी कोई रास्ता बंद नहीं होता। तुम्हें अभी तकलीफ जरूर हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेहनती हो। मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आया हूं। तुम मेरे साथ आकर नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पैसे दूंगा,
ताकि तुम्हारे पास आगे बढ़ने के लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे पास रहो, ताकि हम साथ मिलकर एक नई राह पर चल सकें। तुम्हें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? फिर दोनों भाइयों ने अपने काका की मदद से गांव में ही अपनी एक कपड़े की दुकान खोल ली। जब उनके चाचा को इस बात का पता चला, तब वे उनसे और अधिक ईर्ष्या करने लगे। सुमित्रा, तुमने कुछ सुना है? वो जो भैया का मित्र था देवनारायण, वो उन दोनों को अपने घर लेकर चला गया है। हाँ जी, मैंने सुना है। वही ना, जिसका बेटा भारत और चीन के युद्ध में शहीद हो गया था। हाँ, वही। अब उसने उन दोनों नालायकों को अपने पेंशन के पैसे दे दिए हैं, जिससे उन्होंने हमारी तरह ही कपड़ों की दुकान खोल ली है। क्या ये दोनों हमें चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे? अब हमारे व्यापार पर अपनी गंदी नजर डालेंगे क्या? नहीं सुमित्रा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम बस देखती जाओ। पर आप इसमें क्या कर सकते हैं जी? कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत, लगन और अच्छे व्यवहार के कारण उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उन्होंने अपनी पहली सारी कमाई अपने काका के कदमों में लाकर रख दी, जिससे उनका काका बहुत खुश हुआ। काका जी, ये लीजिए, ये हमारी पहली कमाई है। ये सारे रुपए आप रख लीजिए। नहीं बेटो, ये रुपये तुम दोनों की मेहनत के हैं। मैं भला इन्हें कैसे ले सकता हूँ? नहीं काका जी, ये पैसे आपके ही हैं। आपने ही तो हमें व्यापार के लिए दिए थे। बेटा, माना मैंने पैसे दिए थे, पर व्यापार तो तुम दोनों अपनी मेहनत से कर रहे हो। किंतु परंतु कुछ नहीं काका जी, आपको ये रुपये लेने ही होंगे। हाँ काका जी, आपको ये पैसे लेने ही होंगे। काका जी, हम आपको अपने पिताजी जैसा मानते हैं। हाँ काका जी, आखिर एक बेटा अपने कमाए हुए पैसे अपने माता पिता को ही तो देता है। चलो ठीक है, इस बार मैं ये पैसे ले लेता हूँ, किंतु अगली बार मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। अगर सारे पैसे मुझे दे दोगे तो अपना व्यापार बड़ा कैसे करोगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए काका जी। हाँ काका जी, हम बहुत मेहनत करेंगे और अपने पिताजी तथा आपका नाम रोशन करेंगे, तोरण भैया की तरह। राम और देव की दुकान अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जबकि उनके चाचा की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे थे। इस कारण उनके चाचा को व्यापार में बहुत हानि होने लगी। अपनी हानि से बचने के लिए उन्होंने राम और देव की दुकान के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। पर लोग उनके पिता और उनके व्यवहार के बारे में जानते थे कि वे कितने अच्छे इंसान थे। जी, आइए आइए काका जी, बताइए क्या चाहिए? अरे बेटा, मुझे राम और देव की दुकान पर जाना है। अरे काका, ये भी तो कपड़ों की ही दुकान है, आप यहीं से खरीद लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो उनकी ही दुकान से खरीदारी करनी है। अरे काका, वो खराब कपड़े बेचते हैं। अमीर लोग जो कपड़े एक बार पहनकर छोड़ देते हैं, वही पुराने कपड़े ये लोग बेचते हैं। नहीं नहीं, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। मैंने तो उनकी बहुत तारीफ सुनी है। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है काका जी, आप पहले अंदर आइए। अरे काका सुनो तो। अरे काका, ओ काका, आह, इन दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मेरा सारा व्यापार तबाह कर दिया है। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी तो केवल जमीन ली है, आगे देखो मैं क्या करता हूँ। गांव का सरपंच दिल का बहुत अच्छा इंसान था। जिन दिनों ये घटनाएं घटी थीं, वह अपने परिवार के साथ किसी दूसरे शहर के मंदिर गया हुआ था। एक महीने बाद जब वह लौटा तो उसे पता चला कि उसके मित्र के छोटे भाई ने उसके मित्र की सारी जमीन उसके बेटों से छीन ली है और इसमें पटवारी ने भी उसकी मदद की है। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम काका जी। आप तीर्थ यात्रा से कब आए? बस काका जी, 4 दिन पहले ही आया था। यात्रा की थकान इतनी थी कि कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता था। आज गणेश के कहने पर गांव घूमने चला आया। सोचा इसी बहाने मन हल्का हो जाएगा। हाँ सरपंच जी, आपने अच्छा किया जो गांव घूमने आ गए। अब आप गांव में वापस आ गए हैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। कृपया विस्तार से बताइए। सरपंच जी, 1 महीने पहले की बात है। आपके तीर्थ जाने के 2 दिन पश्चात आपके मित्र का निधन हो गया और उनके सौतेले भाई ने उनके बेटों को घर से निकालकर उनके पिता की सारी जमीन पर अपना अधिकार कर लिया है।
जिसमें ग्राम पटवारी ने उसकी मदद की है। क्या इतना कुछ हो गया और हमें कुछ पता भी नहीं चला? गणेश, कल एक महापंचायत बुलाई जाएगी जिसमें सभी ग्रामवासियों का होना अति आवश्यक है। कल हम न्याय करेंगे और दोषियों को सजा दी जाएगी, ऐसी सजा जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी। जी सरपंच जी, जैसा आप। गणेश, पंचायत की कार्यवाही शुरू करो। जी सरपंच जी, महेश पर यह आरोप है कि उन्होंने पटवारी तुरीमल की मदद से राम और देव की जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है। महेश, तुम पर लगाए गए आरोप सही हैं या बेबुनियाद? साफ साफ बोलो। सरपंच जी, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मेरे पिताजी ने ये सारी जमीन मुझे ही दी है, अपने सगे बेटे को, न कि किसी गोद लिए हुए बेटे को। झूठ मत बोलो महेश। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पिता तुमसे नफरत करते थे और मेरे मित्र से प्रेम करते थे। फिर वे अपनी जमीन तुम्हें क्यों देते? सरपंच जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो तो अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर लोकेश। मुझे क्षमा कर दीजिए सरपंच जी, मैंने कागजों में बदलाव महेश के कहने पर किए थे, जिसमें मुझे राम और देव की जमीन में 2% देने का वादा किया गया था, परंतु काम हो जाने के बाद इसने मुझे केवल 1% ही दिया। मुझे इससे मित्रता करके अपनी भूल का आभास हो गया है। तुम दोनों ने अपराध किया है। जैसा अपराध तुम दोनों ने किया है वैसा ही दंड तुम दोनों को दिया जाएगा। हम ग्राम सरपंच तोरुक माक्टो इस गांव की देवी एवं ईश्वर को साक्षी मानकर यह फैसला सुनाते हैं कि राम और देव दोनों को महेश की पूरी संपत्ति और पटवारी की संपत्ति का 2% दिया जाएगा। सरपंच जी, हमें यह जमीन नहीं चाहिए। भगवान ने हमें पहले से ही बहुत कुछ दे दिया है। पिताजी के रूप में काका जी मिल गए और हमारा व्यापार भी बड़ा हो गया है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए।